बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज लेक्चर नंबर 4 में हम फ्लूइड फ्लो के बारे में पढ़ेंगे कि फ्लूइड जब फ्लो करता है उसकी कितनी टाइप्स होती हैं और वो क्या चीज़ है फ्लो करना। देखिए, किसी भी फ्लूइड का एक जगह से दूसरी जगह तक जाना, दैट इज कॉल्ड फ्लो। जैसे हवा चल रही है, दैट इज फ्लो। वाटर आपका किसी भी चैनल पे चल रहा है, दरियाओं में चल रहा है, आपका नदियों में चल रहा है, इट्स कॉल्ड फ्लो। ये फ्लो होता है। स्टूडेंट, आमतौर पे फ्लो की हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं। एक होती है लैमिनर फ्लो, जिसको स्ट्रीमलाइन फ्लो भी कहा जाता है, और दूसरी होती है टर्बुलेंट फ्लो, जिसको इर्रेगुलर फ्लो भी कहते हैं। देखिए स्टूडेंट, इफ एवरी पार्टिकल ऑफ फ्लूइड, अगर फ्लूइड का एक एक पार्टिकल पासिस अ पर्टिकुलर पॉइंट, मूव्स अलोंग एग्जैक्टली द सेम स्मूथ पाथ, अगर आपका फ्लूइड एक ही पाथ में मूव कर रहा है, बिल्कुल एक ही पाथ में, यानी एक दूसरे को डिस्टर्ब ना कर रहा हो, ये एक ही पाथ में, ये एक ही पाथ में, एक ही पाथ में, यानी कहीं भी एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर रहा। आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं लैमिनर फ्लो। लैमिनर फ्लो में आपका जो फ्लो होता है वो बड़ा ही स्मूथ होता है, उसमें कोई भी किसी किस्म की एक फ्लो की एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन होके उनकी डायरेक्शन कभी भी चेंज नहीं होती, एक ही डायरेक्शन में वो चल रहे होते हैं। दैट इज कॉल्ड लैमिनर फ्लो। तो स्टूडेंट्स, हम क्या पढ़ रहे थे कि लैमिनर फ्लो में आपके तमाम पार्टिकल्स एक ही डायरेक्शन में जो है वो फ्लो कर रहे होते हैं। ठीक है ना, किसी की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, ऐसा नहीं है कोई एक पार्टिकल है वो छलांग मार के आगे निकल जाए तो लैमिनर फ्लो सारा बिगड़ जाएगा हमारा। कि अगर कोई भी लेयर किसी दूसरी लेयर से अगर फास्ट हो जाती है तो फिर सारा फ्लो जो है वो बेड़ा गर्क हो जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से आपके बगैर डिस्टर्ब किए जाते हैं, एक ही वेलोसिटी से जाते हैं और बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में जाते हैं। आमतौर पे जो मिडिल लाइन होती है ना, उसका फ्लो थोड़ा बाकियों से ज्यादा तेज होता है। आपने अक्सर का दरियाओं में देखा होगा, आप कभी अगर आप लोगों का नॉर्थ की तरफ जाना हो तो बड़े बड़े दरिया मौजूद हैं जिनमें जो सेंट्रल लाइन होती है वो ज्यादा फास्ट चल रही होती है, जबकि आप देखें किनारों में जो फ्लूइड का फ्लो होता है वो काफी कम होता है। तो कोई रुकावट नहीं होती। अगर कोई भी रुकावट हो जाएगी, किसी के साथ फ्रिक्शन हो जाएगी, तो फिर क्या हो जाएगा, इनका फ्लो बिगड़ जाएगा, फिर ये लैमिनर फ्लो नहीं रहेगा। जी स्टूडेंट, बगैर टाइम ज़ाया किए आगे चलते हैं। टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है? टर्बुलेंट फ्लो कहते होते हैं एक ऐसे फ्लो को कि जिसमें आपके पास तमाम जो फ्लूइड ऑब्जेक्ट है। अच्छा, एक बात याद रखें, फ्लूइड कुछ भी हो सकता है। फ्लूइड आपके गैसेस भी हो सकती हैं, फ्लूइड आपकी लिक्विड भी हो सकती है, क्योंकि फ्लूइड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस एंड लिक्विड। आई टोल्ड यू व्हेन आई स्टार्टेड दिस चैप्टर एक्चुअली। सो उसमें क्या होगा, आपके पास सारे जो हमारे उसकी लेयर्स होंगी, वो कोई कहाँ जा रही होगी, कोई यहाँ से जाके घूम गई, कोई यहाँ जाके फ्रिक्शन खा के रुक गई, कोई पत्थर आ गया उसके साथ ऐसे हो गया। सो बेहंगम सा फ्लो, यानी वो बिल्कुल एक्सट्रीम लाइन पे नहीं चल रहा होता। किसी की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, किसी की स्पीड बहुत कम होती है, कोई रुक जाता है, कोई तेज चलता है, किसी की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। सो इन तमाम चीजों के जो फ्लो होते हैं आमतौर पे, इनको टर्बुलेंट फ्लो कहा जाता है। आई होप आप समझोगे, क्योंकि इतना मुश्किल टॉपिक तो ये है नहीं वैसे भी। जी स्टूडेंट, आमतौर पे स्ट्रीमलाइन फ्लो जो होता है स्टूडेंट, ये हमारी लाइफ में भी मुख्तलिफ जगहों पे हम पैदा करने की कोशिश भी करते हैं। आप देखें, अक्सर औक़ात हमारी गाड़ियां होती हैं, जैसे गाड़ियां हैं, ये हमारी एक कार है, फर्ज करो आजकल कार जो है वो बड़ी स्विफ्ट शेप की, और आगे से जो है वो हमारी आगे से वो प्लेन बनती है कि अगर कोई भी हवा आए इसके साथ टकराए, जब ये आगे जा रही हो, कार आगे मूव कर रही हो, तो ये इससे स्लिप करके लैमिनर फ्लो बनाए, ना कि ये किसी किस्म का टर्बुलेंट फ्लो बनाए। अगर तो ये आगे से डब्बा जैसी होगी तो क्या होगी, हवा रुकेगी, बहुत सारी हवाएं आपस में टकराना शुरू कर देंगी, क्योंकि जब हवाएं स्टॉप होती हैं पीछे से मजीद हवाएं आती हैं तो एक टर्बुलेंट फ्लो बनेगा। टर्बुलेंट फ्लो क्या करेगा, इस गाड़ी को रोकने की कोशिश करेगा और आपकी गाड़ी का बहुत सारा फ्यूल ज़ाया हो जाएगा।
और बहुत सारे मसाइल का सामना भी करना पड़ सकता है कि आप क्या कर रहे हैं, आप स्पीड को आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं और रिटार्डिंग फोर्स आपको जो है वो क्या लग रही है, पीछे की तरफ लग रही है। सो आमतौर पे स्ट्रीमलाइन फ्लो इज वेरी गुड फ्लो। आपको वो दरिया ज़्यादा अच्छे लगते हैं जो बड़े स्मूथ स्मूथ चल रहे होते हैं, जो बहुत ही शोर शराबे वाले, पत्थरों पे लग रहे वाले, वो आपके लिए भी मेंटली, दिमागी लिहाज से भी बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते। सो ये बहरहाल मैं यहाँ आपको ये बताने नहीं आया कि कौन सा फ्लो अच्छा है कौन सा नहीं। दो किस्म के फ्लो हैं हमारे पास फिजिक्स में, फ्लूइड डायनामिक्स में। एक हमारे पास लेमिनर फ्लो है और एक हमारे पास टर्बुलेंट फ्लो है। डियर स्टूडेंट्स, फ्लूइड का समझना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स जो है वो इशू है, यानी इट्स नॉट एन इजी जॉब टू अंडरस्टैंड द फ्लूइड, क्योंकि हमारे पास एक तरह का तो फ्लूइड होता नहीं है, किसी की विस्कोसिटी डिफरेंट होती है। जैसे हनी आपने देखा, उसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन आप उसके मुकाबले में वाटर अगर आप करें तो उसकी विस्कोसिटी बहुत कम होती है। तो विस्कोसिटी के हिसाब से हो गया या फ्लो के हिसाब से हो गया, बहुत सारे कुछ फ्लूइड होते हैं जो कंप्रेस हो जाते हैं, कुछ नहीं होते। तो इन तमाम चीज़ों के लिहाज से हमें फ्लूइड को समझना इतना आसान नहीं होता। फिर हम क्या करते हैं, हम आइडियल फ्लूइड की तरफ चलते हैं। आइडियल फ्लूइड क्या होता है? आइडियल फ्लूइड, ये मैं पिछले चैप्टर में भी, पिछले लेक्चर में भी ये बात डिस्कस कर चुका था। आइडियल फ्लूइड जो होता है, आइडियल फ्लूइड, उसकी ये कैरेक्टरिस्टिक आपने हमेशा याद रखनी है। नंबर 1 कि वो नॉन विस्कस होता है, क्योंकि अगर विस्कस होगा हम उसको कभी भी बहुत अच्छे तरीके से स्टडी नहीं कर सकेंगे। हम तो बल्कि इंतजार ही करते रहेंगे कि उसका फ्लो कब होगा, क्योंकि उसकी लेयर के अंदर फ्रिक्शन इतनी ज्यादा होगी कि वो बहुत अच्छे तरीके से फ्लो नहीं कर सकता। दूसरा, एक तो नॉन विस्कस होना चाहिए, एक इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, यानी उसको कंप्रेस ना किया जा सकता हो। इररोटेशनल होना चाहिए, वो रोटेट ना कर सके आपका। मतलब ये स्ट्रेट चले, स्ट्रेट, ये नहीं है घूमना शुरू कर दे। तो अगर घूमना शुरू कर देगा तो फिर तो लैमिनर फ्लो ना हुआ। इसका मतलब हुआ कि लैमिनर फ्लो होना चाहिए। जितना लैमिनर होगा हम उसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे। और पांचवी बात कि कांस्टेंट डेंसिटी होनी चाहिए, एक ही जैसी डेंसिटी हो, क्योंकि डेंसिटी भी एक बहुत मैटर करती है। अगर डेंसिटी वेरी कर रही होगी तो उसके फ्लो में हमेशा इश्यूज आएंगे। सो ये एक आइडियल फ्लूइड की जो आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट 5 बातें जो आपको हर सूरत पता होनी चाहिए। तो स्टूडेंट, आइडियल फ्लूइड इज अ फ्लूइड व्हिच इज नॉन विस्कस, व्हिच इज इनकम्प्रेसिबल, व्हिच इज इररोटेशनल एंड शुड मूव इन अ स्ट्रेट पाथ, एंड इट शुड हैव a constant density and low density in fact, and it should be very much laminar. It shouldn't be turbulent, means irregular, should flow in a straight line. I hope आप लोगों को समझ आ गया हो। Dear students, I wish कि मैं आपको एक वीडियो दिखाता। अब मैंने कुछ दिनों पहले एक मैंने देखा था कि कुछ साइकिलिस्ट से वो एक दूसरे के साथ जो है वो रेस लगा रहे थे। तो हर साइकिलिस्ट जो है वो कोशिश कर रहा था कि वो जीत जाए, हर एक ने कोशिश की, लेकिन उनमें एक साइकिलिस्ट को मैंने देखा कि वो स्ट्रेट रहने की बजाय लेट गया, बिल्कुल सीधा। यानी उसने जो सर पे चूंकि हेलमेट पहना हुआ था, हेलमेट स्लिपरी था, और वो बिल्कुल लेट गया ऐसे साइकिल के ऊपर। यानी अगर साइकिल ये साइकिल है तो ये उसके ऊपर लेट गया, जिस जो डायरेक्शन थी उसकी सिमत में। और बाकी बहुत कोशिश कर रहे थे, उसको कोशिश करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, और वो अच्छी खासी स्पीड से आगे भाग गया। यानी उसने बाकी तमाम साइकिलिस्ट को पीछे छोड़ दिया। रीजन ये है कि जो बाकी साइकिलिस्ट थे वो यूं बैठकर, हवा उनके साथ लग रही है और उनके साथ टर्बुलेंट फ्लो पैदा कर रही है, तो प्रेशर डेवलप हो रहा है, प्रेशर डेवलप करके उनकी बहुत सी एनर्जी ज़ाया भी हो रही है। जबकि दूसरे ने क्या किया, सिंपल एक सर, अपना स्लिपरी सर आगे रखा हेलमेट वाला, और हवा हल्की सी जगह पर टच होती थी और उसके साथ लेमिनर फ्लो बना के चला रही थी, और किसी किस्म की उसको मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। इवन उसकी स्पीड जो उसने पहले डेवलप की थी उसी स्पीड से वो आगे चलता गया, और जहां तक मुझे याद आ रहा है कि मेरे ख्याल में शायद वो रेस भी जीत गया था।
सो ये स्ट्रीमलाइन बॉडी जो होती है बच्चों, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसकी वजह से आप बहुत बड़ी एनर्जी वेस्ट होने से बच जाते हैं। जैसा मैंने कार को कहा, कारों को इसलिए स्ट्रीमलाइन बनाया जाता है कि बहुत बड़ी एनर्जी आपकी वेस्ट होने से बच जाए। अब एक और मैं आपको डॉल्फिन की तरफ लेके जाता हूं। डॉल्फिन की अगर आप गौर से शेप देखें, वो भी बड़ी स्ट्रीमलाइन होती है, और जब वो किसी भी पानी में ट्रैवल कर रही होती है तो पानी की ऑब्वियसली उसको प्रेशर का सामना करना पड़ रहा होता है। और मैंने आपको बताया था कि आप जितनी स्पीड रखेंगे तो ड्रैग फोर्स भी उतनी ज्यादा बढ़ती है दूसरी साइड से, तो इसका सामना करना पड़ता है। लेकिन उसकी स्ट्रीमलाइन बॉडी उसको बहुत इजीली बगैर एनर्जी जाया किए उसको एक जगह से दूसरी जगह तक मूव कराने में कामयाब हो जाती है। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो, अब मैं तो ये कहूंगा, इज अ बेस्ट सोर्स टू रिड्यूस सो मैनी एनर्जीज। आपने देखा होगा हमारे जहाज जितने भी बने हुए वो एक नोकीले और एक्सट्रीम लाइन फ्लो के लिए बने हुए, क्योंकि उन्हें पता है कि जब वो इतने ऊंचा, इतने भारी गैसेस में से जब वो निकल रहे होंगे तो उनको रिटार्डिंग मोशन जो है वो हर वक्त उसका सामना करना पड़ रहा होगा। तो उससे बचने के लिए एक तो नोकीले होते हैं, नोकीली चीज आराम से जो है वो स्ट्रीमलाइन फ्लो बनाती है और उस पर हवा का असर बहुत कम होता है, वो उसके साथ हल्की सी टकरा के, कोई भी फ्लूइड टकरा कर आराम से बच जाता है। तो इजीली वो एक जगह से दूसरी जगह पर वो ट्रैवल करने में कामयाब हो जाते हैं। आपके जितने बॉम्ब्स हैं, आपने मिसाइल्स देखे होंगे, गाइडेड मिसाइल्स, वो सब आगे से नोकीले और जो है स्ट्रीमलाइन होते हैं in order to in fact reduce the retarding friction and retarding force, in fact यानी रिटार्डिंग फोर्स जो है वो उससे वो बच जाते हैं और उन पे किसी किस्म का हवा का टर्बुलेंट फ्लो नहीं लगता और वो एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकते हैं। सो ये था स्टूडेंट हमारे सामने लैमिनर फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो का एक जायजा। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। डियर स्टूडेंट्स, कभी आप लोगों ने सोचा, लाजमी सोचिएगा जो मैं बात कर रहा हूं, कि आप एक पाइप जब किसी नल के साथ, किसी नलके के साथ जब एक पाइप जोड़ते हैं और उसमें से पानी, वाटर को जब आप फ्लो करवाते हैं तो वो पानी पाइप के एक कॉर्नर से, मतलब समझ लीजिए इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक चला जाता है पानी। फर्ज करो इसमें से यहां से पानी आपने अंदर डाला और यहां से पानी बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, ऐसा ही होगा पानी। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों होता है कि अगर मैं इसको हाफ कंप्रेस कर लूं, यानी ये मैंने हाफ कंप्रेस किया और यहां से पानी ज्यादा स्पीड से बाहर आ गया, बल्कि आपने अक्सर का देखा होगा जितने मजदूर होते हैं जब उन्होंने दीवारों पे या डिफरेंट अपने कंक्रीट मटेरियल पे जब पानी को फेंकना हो तो वो इतनी दूर तक पानी को नहीं फेंक सकते क्योंकि पानी का इतना स्पीड नहीं होती। तो वो क्या करते हैं, वो हाफ पाइप को कंप्रेस करते हैं और हाफ पाइप से पाइप पानी को निकालने की कोशिश करते हैं। अब पाइप में पानी की स्पीड ज्यादा तेजी से बढ़ जाती है और अगर वो मजीद उसको कंप्रेस कर ले, यानी एक चौथाई पे लेकर आ जाए, खाली एक चौथाई पे लेकर आ जाए, यानी 3/4 यानी 3/4 जो है वो उसको कंप्रेस कर ले, तो आप देखेंगे कि पानी की स्पीड ज्यादा तेजी से उस साइड पे जाएगी। सो जितना जितना आप पानी को कम रूम देंगे उतना पानी आपका जो है वहां से ज्यादा बाहर जाएगा। ऐसा क्यों, कैसे, क्यों मुमकिन है? तो स्टूडेंट आज हम इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में ये सब बातें ना सिर्फ पढ़ने जा रहे हैं बल्कि हम इसकी ना सिर्फ इक्वेशन ड्राइव करेंगे, हम इसको अपनी लाइफ में होने वाली तमाम चीजों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी हमारी लाइफ में, हमारी साइंस में और फ्लूइड डायनामिक्स में एक बहुत ही अहम रोल प्ले करती है। तो क्या रोल प्ले करती है? हमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट और कॉम्प्लेक्स जो चीजें हैं उनको समझने में मदद देती है, फ्लूइड के फ्लो को ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ने में मदद देती है। तो आए स्टूडेंट, अब हम चलते हैं इसके जरा डेरिवेशन की तरफ और डेरिवेशन के बाद मजीद इसकी एप्लीकेशंस के लिए आप तैयार भी रहिएगा। देखिए स्टूडेंट, फर्ज करें अगर एक पाइप है, ये लीजिए एक पाइप जा रहा है, आपका पाइप है, ये पाइप आपका, चलिए यहां से पाइप थोड़ा सा बड़ा कर दें, ये यानी ये पाइप जो है यहां से छोटा था, यहां से बड़ा कर दें। हमने पाइप
ये यहाँ से जो है आपका फ्लूइड जो है जा रहा है, यानी फ्लूइड का रास्ता ये है। और आप समझ लें कि जो इसमें से फ्लूइड गुजर रहा है वो नॉन विस्कस है, एंड यू हैव टू टेक दीज थिंग्स आल्सो इनटू द कंसिडरेशन दैट फ्लूइड शुड बी आइडियल। एंड आई टोल्ड यू व्हाट द डेफिनेशन ऑफ आइडियल इज। फ्लूइड शुड बी laminar, fluid should be non-viscous, fluid should be incompressible, fluid should have a very smooth streamlined flow. I told you laminar flow. And fluid should be what is the next? Less density and same density every time. So ये तमाम चीजें आपकी फ्लूइड फ्लो में आती हैं। तो जब आपने यहां से वाटर या कोई भी फ्लूइड यहां से फेंका जो कि नॉन विस्कस था और इनकम्प्रेसिबल था, एक लेमिनर था, तो आपका पानी यहां से चलता चलता यहां जाके पहुंच गया। एग्जाम्पल लेते हैं कि फर्ज करें आपका वाटर इस पॉइंट पे मौजूद था, ये वाटर है, और इसका मास ले लेते हैं डेल m1, ये मास ले लेते हैं, यानी ये वो फ्लूइड है जो इस वक्त यहां मौजूद था। ये हमने एक खास किस्म का फ्लूइड का एक पॉइंट ले लिया। थोड़ी देर बाद यही फ्लूइड जब यहां पहुंचेगा, ये काफी यानी इस पॉइंट पे जाके पहुंच जाएगा, यानी यही मास जब यहां पहुंचेगा हमने इसका नाम डेल m2 रख लिया। हालांकि डेल m1 और डेल m2 इक्वल होगा, यानी मास दोनों के इक्वल होंगे। क्यों? ऑब्वियसली वही पानी आगे ट्रेवल हुआ है, वो मैंने उसका छोटा क्रॉस सेक्शनल एरिया बनाया है, तो उसकी रीजन ये है कि उसका ऑलरेडी जो है ना क्रॉस सेक्शनल एरिया काफी बड़ा था, तो मैंने ये वाला जो है ना इसका लेंथ उसकी छोटी बनाई है, क्योंकि जब एरिया आपका बड़ा हो जाएगा तो लेंथ छोटी हो जाएगी, क्योंकि यही वॉल्यूम इसने आगे जाकर पहुंचना है। वॉल्यूम सेम है दोनों साइडों पे, क्योंकि पानी का वही वॉल्यूम वहां जाके पहुंचेगा। अगर लेंथ वॉल्यूम किसके इक्वल होता है? लेंथ मल्टीप्लाई एरिया के इक्वल होता है। अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट माना जाए तो एरिया और लेंथ एक दूसरे के साथ इनवर्सली बिहेव करते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी अगर यहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया कम है तो यहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है, तो आप जितना एरिया ज्यादा करेंगे लेंथ कम हो जाएगी आपके पास। तो ये डेफिनेट सी बात है। बहरहाल एक चीज चेंज नहीं होती स्टूडेंट्स, और वो है मैस। मैस जो यहां था वही मैस आपका वहां रहेगा। आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। अब स्टूडेंट आपका जो फ्लूइड है वो, जी स्टूडेंट अब हम बात कर रहे हैं मैसेज की। मैसेज तो सेम होंगे, यानी एक टाइम में जो मैस यहां गुजर रहा है थोड़ी देर में उतने ही टाइम में मैस हमारा वहां से गुजर जाएगा। आए अब मैसेज को जरा स्टडी करते हैं। फ्लूइड नॉन विस्कस है, लेमिनर है, एक आइडियल फ्लूइड है आपके पास। आप जानते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू होती है मैस पर वॉल्यूम के, सब जानते हैं, ये स्कूल स्टैंडर्ड की फिजिक्स है उसमें आपने पढ़ा था। वॉल्यूम क्या हो रहा है स्टूडेंट? यहाँ डिवाइड हो रहा है, जब आप इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे तो मैस इज इक्वल टू डेंसिटी V हो जाएगा। V फॉर वॉल्यूम, V हमारा वॉल्यूम है। स्टूडेंट्स अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया था कि वॉल्यूम जो होता है वो होता है हमारे पास एरिया और इसकी डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट के। फर्ज करो इसका डिस्प्लेसमेंट, हम इस जगह पर जो डिस्प्लेसमेंट है उसका नाम हम डेल x1 ले रहे हैं, और इस जगह पर जो डिस्प्लेसमेंट है उसका नाम डेल x2 ले रहे हैं, और इस जगह का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो डेल a1 ले रहे हैं, a1 ले रहे हैं, और इस जगह का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो a2 ले रहे हैं हम। ये एरिया चेंज नहीं होता, इसलिए मैंने उस पर चेंज का साइन नहीं लगाया, क्योंकि पाइप के एरिया के साथ एडजस्ट होता है, तो इसलिए मैंने एरिया में कोई चेंज नहीं लिखी। हाँ डिस्प्लेसमेंट चेंज हो सकती है, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट तो इसके अंदर वाली जो लेंथ है उसका जिक्र किया जा रहा है, तो मैंने एरिया पे चेंज नहीं लगाई। सो हम लिख सकते हैं कि मास जो आएगा वो डेंसिटी, एरिया और डेल्टा एक्स के इक्वल आएगा। ये हमने मास का फॉर्मूला, इस वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख दिया। हमारे पास फाइनली जो हमारे पास चीजें आ गई वो ये आ गई कि मास जो होता है स्टूडेंट, जो मास है, मास क्योंकि मास भी चेंज हो रहा होता है हर जगह पर, मास जो है वो हमारे पास रो, एरिया और डेल्टा एक्स के इक्वल हुआ। स्टूडेंट्स एक बात आप सब जानते हैं कि वेलोसिटी होती है, अपने स्कूल स्टैंडर्ड में पहला फॉर्मूला पढ़ा था, इनफैक्ट दूसरा फॉर्मूला नहीं, पहला फॉर्मूला वो था वेलोसिटी होती है डिस्टेंस ओवर टाइम के।
यस, सबने पढ़ा था। अगर मैं डिस्टेंस की वैल्यू यहां से फाइंड करूंगा वो होगा वेलोसिटी डेल्टा टी के इक्वल। अगर मैं इस पूरी वैल्यू को उठाता हूं और इस जगह पे फिक्स कर देता हूं तो डेल्टा एम हो जाएगा डेंसिटी एरिया और ये हो जाएगा वी डेल्टा टी के। ये हमारे पास आ गया इसको। अब अगर मैस 1 हो तो ये हो जाएगा डेल्टा m1 इज इक्वल टू रो 1 a1 v1 डेल्टा t1। अगर मैस 2 हुआ स्टूडेंट तो ये क्या होगा, रो 2 एरिया 2 वॉल्यूम 2 एंड टाइम 2। ये हमारे पास आ गया, ये चीजें आ गई। और स्टूडेंट आप जानते हैं ये दोनों मैसेज हमारे पास सेम है। आप वहां नजर आ रहे हैं उस साइड पर जी, दोनों मैसेज हमारे पास सेम है। आपका डेल्टा एम और डेल्टा m2 के इक्वल है, डेल्टा m1 और डेल्टा m2 एक दूसरे के इक्वल है। या स्टूडेंट डेल्टा m1 क्या है हमारे पास, ये रो 1 एरिया 1 स्पीड 1 डेल्टा t1 और ये रो 2 एरिया 2 v2 डेल्टा t2। ये हमारे पास आ गया। स्टूडेंट्स पीछे स्टूडेंट्स को शिकायत है कि यहाँ से क्लियर नजर नहीं आ रहा, मैं चाह रहा हूँ कि इसको यहाँ शिफ्ट कर दूँ थोड़ा। यस, तो हमारे पास यहाँ बल्कि शिफ्ट कर देता हूँ क्योंकि ये तो ऑलरेडी आप समझ चुके हैं। तो आपने देखा कि डेल m1 जो था वो रो 1 a1 v1 डेल्टा t1 आ रहा है और ये डेल m2 जो है हमारे पास रो 2 a2 v2 और डेल्टा 2 आ रहा है, डेल्टा t2 आ रहा है इनफैक्ट। सो ये चीजें हमारे पास आ रही हैं। अब स्टूडेंट एक कॉमन सेंस की बात है, यहां से वो मिट गया है, चलें ये हम ले लेते हैं। एक कॉमन सेंस की बात है, जो फ्लूइड आपका फ्लो यहां से कर रहा होगा वही वहां से निकल रहा होगा। ऐसा तो कभी नहीं होने लगा कि यहां से आप वाटर इनटेक करें और वहां से हनी निकलनी शुरू हो जाए, ऐसा कभी भी मुमकिन नहीं है। सो पानी ही वहां से निकलेगा, तो इट मींस डेंसिटी में कोई खास क्या डेंसिटी में फर्क ही नहीं पड़ने वाला। सो आपकी डेंसिटी रो 1 रो 2 रो ये सेम ही होंगी, हम रो कर लेते हैं। और इसी तरह आपने जो पानी जितने टाइम में यहां से निकल रहा होता है उसी टाइम में वो वहां से भी निकल रहा होगा। अब कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सर कैसे मुमकिन है, ऐसा मुमकिन नहीं है। यहाँ आप देखें उसको ज्यादा डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करना है, यहाँ उसको कम डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करना है, तो जितना डिस्प्लेसमेंट कम ट्रेवल करना पड़े वहां स्पीड आपकी जो वहां टाइम आपका कम लगता है। तो भाई आपने एक चीज और नहीं देखी कि वहां क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा हो गया था, डिस्प्लेसमेंट छोटा हुआ है तो क्रॉस सेक्शन यानी वहां ज्यादा पानी की जरूरत पड़ गई थी, तो टाइम हमारा मर्ज बराबर हो जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा t1 डेल्टा t2 भी डेल्टा t के इक्वल है, यानी टाइम भी हमारा सेम है दोनों साइड्स पर। सो अगर मैं ये वैल्यूज इसमें लगा लूं, इसमें रो a1 v1 इज इक्वल टू रो, क्योंकि इस जगह पे भी रो लगा दिया, a2 v2 और ये हमारे पास डेल्टा t बच गया। इनफैक्ट डेल्टा t यहां मिस कर दिया हमने, डेल्टा t हमारे पास ये भी है। अब रो मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड, ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहां जाके डिवाइड, तो a1 v1 इज इक्वल टू स्टूडेंट हो जाएगा a2 v2 के, यानी एरिया और स्पीड का प्रोडक्ट, वेलोसिटी का प्रोडक्ट इधर और उधर दोनों जगहों पे सेम रहेगा। यानी जो आपके पास इस साइड पे एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होगा वो इस साइड, यानी आप समझ लें अगर इसको डिफरेंट पैचेस में रख लें कि फर्ज करो ये 1 था, ये 2 था, आगे भी जा रहा है, ये 3 आ गया और आगे 4, तो हम कह सकते हैं कि a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2 इज इक्वल टू a3 v3 और ये चलता जाएगा इसी तरह सीरीज में, कि जहां जहां से ये गुजरेगा एरिया और वॉल्यूम का प्रोडक्ट जो है, एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट जो है वो हर जगह पे हमारे पास सेम रहेगा। यानी हम बड़ी सिंपल तरीके से एक बात कह सकते हैं, बड़ी सिंपल तरीके से एक बात कह सकते हैं कि ए बी थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है हमारे पास, थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है।
यानी एरिया और स्पीड का प्रोडक्ट कांस्टेंट है थ्रू आउट, वो 1 और 2 हो या जो भी हो। स्टूडेंट v यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, वहां जाके ये डिवाइड हो जाएगा, या एरिया आप यहां मल्टीप्लाई कर ले, वहां जाके एरिया डिवाइड हो जाएगा, ये एरिया डिवाइड कर दिया। स्टूडेंट्स आप इक्वेशंस को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। अगर हम कांस्टेंट को प्रोपोर्शनैलिटी में से निकाल दें तो एरिया इनवर्सली, क्योंकि वो नीचे डिनोमिनेटर में, तो एरिया स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यानी एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, in fact velocity is inversely proportional to area, velocity या speed कर लें, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये मैंने ऐसे ही लिख दिया लेकिन जनरली आप समझ गए होंगे, यानी ग्रेटर इज द अमाउंट ऑफ एरिया लेस इज द स्पीड। जितना एरिया बड़ा होगा, इसीलिए पाइप जितना खुला होगा स्पीड कम होगी, लेकिन जब हम उसको स्क्वीज करेंगे, हाफ एरिया कर देंगे, स्पीड डबल हो जाएगी हमारे पास, 3/4 कर लेंगे तो उतनी स्पीड हमारे पास जो है ना वो ज्यादा हो जाएगी। ये एक दूसरे के साथ इनवर्सली रिलेट करते हैं। तो आप ये बातें कहीं भी लगा सकते हैं। आप अगर यकीन नहीं आता, आप कभी शावर को देखा करें, शावर के अगर वो स्मॉल होल्स ना लगे हुए होते, आप कभी कभी उसको खोल के रखते हैं तो बड़े आराम से पानी गिरेगा, बल्कि यू आर नॉट एंजॉइंग दैट वाटर एनी वाई, क्योंकि वो दे आर नॉट हिटिंग विद द स्पीड, वो स्पीड के साथ हिट ही नहीं कर रहे। वो स्मॉल होल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, उनमें से पानी जब निकलता है तो उनकी स्पीड जो है वो ग्रेटर हो जाती है। तो ये इसकी रीजन है, और आई थिंक आप लोगों ने इसको ना सिर्फ समझा होगा बल्कि अपनी लाइफ में भी इसको अप्लाई करने को तैयार। डियर स्टूडेंट्स, हम जरा इस इक्वेशन को थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें। अभी हमने पढ़ा था कि A1V1 इज इक्वल टू होता है A2V2 के, या A3V3 के, ये सब इक्वल होते हैं। जनरली वॉल्यूम क्या चीज है स्टूडेंट, सॉरी स्पीड क्या चीज है? स्पीड होती है डिस्टेंस ओवर टाइम के, यही होती है ना स्टूडेंट्स, आप लोगों ने सुना हुआ डिस्टेंस ओवर टाइम, A2V2 के, बल्कि ये कांस्टेंट ही है, हम इसको कह सकते हैं ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है ये थ्रू आउट। अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया भी था। अब एरिया और डिस्प्लेसमेंट, जब इन दोनों का प्रोडक्ट, आपने एरिया और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट पढ़ा हुआ, ये वॉल्यूम के इक्वल होता है, तो ये वॉल्यूम के इक्वल होगा। वॉल्यूम इन अ यूनिट टाइम हर वक्त कांस्टेंट होता है। वॉल्यूम इन अ यूनिट टाइम इज ऑलवेज कांस्टेंट, यानी इसका मतलब हुआ कि पाइप से या किसी भी ट्यूब से निकलने वाला कोई भी फ्लूइड अगर वो मुसलसल चल रहा हो तो जितने वॉल्यूम का वो एक जगह पर होता है, इतने टाइम में दूसरी साइड पर भी इतना ही वॉल्यूम निकल रहा होता है। यानी अगर फर्ज करो, मैं एग्जांपल लेता हूं कि अगर पानी 0.1, हालांकि लीटर इसकी यूनिट नहीं होती, इसकी यूनिट होती है मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब होती है वॉल्यूम की। फर्ज करें 0.1 लीटर पर सेकंड, यानी लीटर पर सेकंड अगर आपका फ्लूइड एक पॉइंट से गुजर रहा है तो वही दूसरी पॉइंट से भी उतना निकलेगा, वेदर यू आर स्क्वीजिंग इट अप और यू आर नॉट स्क्वीजिंग इट अप। कुछ भी कर रहे हैं, दबा रहे हैं, जो मर्जी कर रहे हैं, आपका फ्लूइड फ्लो वही रहेगा हर वक्त, यानी फ्लूइड फ्लो में किसी किस्म का मसला नहीं होगा। मेरी बात समझ होंगे। इसीलिए फ्लूइड फ्लो को कांस्टेंट करने के लिए कि फ्लूइड फ्लो एक ही जैसा रहना चाहिए, तो जब आप एरिया को दबाते हैं, हाफ करते हैं, तो स्पीड बढ़ जाती है ताकि वाटर मॉलिक्यूल या फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स जल्दी जल्दी निकले, ताकि एक टाइम में ज्यादा मॉलिक्यूल्स निकल सके, क्योंकि पीछे जो था वो क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा था और उस वक्त वॉल्यूम की तादाद ज्यादा थी। तो उस वॉल्यूम को कंपनसेट करने के लिए आप जब एरिया को दबाते हैं तो ज्यादा स्पीड से मॉलिक्यूल्स बाहर निकलते हैं, ताकि आपका उतना ही वॉल्यूम निकल सके वाटर का या किसी भी फ्लूइड का जितना वो पहले निकल रहा था।
सो दिस इज हाउ इट डज। इसकी वैसे यूनिट जो होती है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी की मीटर क्यूब पर सेकंड होती है। ये कहीं भी आपने नहीं पढ़ी होगी, मेरे ख्याल में बुक में भी नहीं लिखी हुई, तो ये याद रखें। मीटर क्यूब पर सेकंड है, इसकी मीटर क्यूब है, इसकी सेकंड है, तो इसको वजह से हम इसकी मीटर क्यूब पर सेकंड कहते हैं। और इसको हम फ्लूइड फ्लो भी कहते हैं। फ्लूइड फ्लो यानी फ्लूइड का फ्लो करना, फ्लो वॉल्यूम से निकाला गया है, फ्लूइड का फ्लो करना। जब किसी टाइम में कोई चीज गुजरती है उसको फ्लो कहा जाता है, और वॉल्यूम की वजह से उसको फ्लो कह रहे हैं हम। दूसरा, व्हाई वी डिड, हमने इसका नाम क्यों रखा था इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी? कॉन्टिन्यूटी कहते हैं एक ही जैसा चलना चीज का। आपने देखा कि शुरू का जितना फ्लो था वही फ्लो थ्रू आउट आखिर तक रहा, यानी उसमें कॉन्टिन्यूटी रही। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कॉन्टिन्यूटी में किसी किस्म का फर्क आया हो। सो स्टूडेंट, तमाम चीजें डन हो गई कि अगर एक क्रॉस सेक्शनल एरिया छोटा होगा स्पीड ज्यादा होगी। ऐसा क्यों होता है? इन ऑर्डर टू हैव द सेम वॉल्यूम इन अ यूनिट टाइम, ताकि सेम वॉल्यूम आपका एक टाइम में गुजर सके और आपका फ्लूइड जो है वो उसके वॉल्यूम को कंपनसेट कर सके। सो दिस इज हाउ द लेक्चर इज। आई थिंक आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। कमेंट में लाजमी लिखें अगर किसी किस्म का कोई इशू, कोई ऐसे क्वेश्चंस आपके माइंड में गुजर रहे हो तो लाजमी लिखें। एक व्हाट्सएप का एक चैनल बनाया हुआ है, आप उसको भी ज्वाइन करें, आप ऊपर लिंक में देख सकते हैं और मेरे साथ रहें। अगर आप समझते हैं किसी किस्म के कोई इशू हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, लाजमी पूछा करें ताकि मुझे भी खुशी हो आप लोगों को बताने में। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट लेक्चर तक खुदा हाफिज।